हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। मेरा नाम है संध्या और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रतिदृष्टि नामक वार्षिक करंट अफेयर की मैगजीन, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। यह बुक आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य दिया गया है, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, बिहार विशेष और संक्षिप्तियां और खेल परिदृश्य। तो एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पहला टॉपिक है आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर अब 26 हो गई है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। 9 उद्घाटित जिले यहाँ पर निम्नलिखित में दिए गए हैं। इसमें पहला है पार्वतीपुरम, मान्यतम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, सोनसीमा, एलुरु और यहाँ पे NTR, पड़नाडु, बापटला, नंदयाला, अन्नामैया, श्री बालाजी, श्री सत्य साई। तो ये टोटल 13 जिले नए हैं। प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू ST निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख नए जिलों के गठन के पहले थी। 13 नए जिलों के गठन के पश्चात यह संख्या घटकर 19.07 लाख प्रति जिला हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर प्राप्त किया है। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई-बुक को संबद्ध किया गया है। इस प्रकार आप नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन एक ई-प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य है राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई-विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना। नेक्स्ट पॉइंट है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें जान लेते हैं। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 है। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं। 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली एवं पंजाब में सत्तारूढ़ है। गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33.31 मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही।
28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं तो उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ज्ञातव्य है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें मत प्रतिशत 44.33 जीतने में सफल रही है। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों 28 फरवरी 2022 एवं 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें मत प्रतिशत है 37.83 जीतने में सफल रही है। 21 मार्च 2022 को इन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 18वीं चुनाव हेतु 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। विदित हो कि 17वीं विधानसभा चुनाव के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या है 403, जिसमें से 84 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ 403 सीटों में से 255 सीटें हासिल की हैं। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने यहां पर 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती है। यह देश में विधानसभा चुनावों में सबसे बड़े अंतर की जीत का रिकॉर्ड है। हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत ने यह 25 वर्ष के हैं और सपा के हैं, और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती यह 25 वर्ष सपा के हैं। 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक बने हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलमवदी 86 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। ज्ञातव्य है कि 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर में संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। IMI 4.0 को 33 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों के साथ में संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मिशन के
प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय व तृतीय दौर में 22 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन का फोकस मुख्यतः सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना होगा और कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी गति में तेजी लाना। नेक्स्ट पॉइंट है गोवर्धन संयंत्र इंदौर। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी पर आधारित है और परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है। यह संयंत्र 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। गोवर्धन योजना क्या है? तो गोबर का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस परियोजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर इससे ऊर्जा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्माइल योजना। 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। स्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों को के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अटल सुरंग। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग हो गई है। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमालय प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफी अहम है क्योंकि इसके परिचालन में सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर की कमी आई है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 11 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का एक हिस्सा था। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा
54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजा आश्रम के श्री चिन्नाजीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं हैं सोना, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर पूरी प्रतिमा तैयार हुई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा सिटिंग पोस्टर में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 302 फीट। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है? तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह श्री जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक के रूप में शामिल है। यह प्रतिमा पाली, राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया था। और इनका कार्यकाल रहा है किस के बीच यह थे? तो 1870 से 1954 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर मेट्रो का शुभारंभ। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। इस परियोजना को 2 गलियारों में विभाजित किया गया है। प्रथम गलियारा है IIT कानपुर से नौबस्ता तक। दूसरा है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 यानी कि टोटल 5 वर्ष की निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग से परिमाणित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बीना बनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बीना मध्य प्रदेश, पनकी उत्तर प्रदेश बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर है की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए है और यह उत्तर प्रदेश में 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश के
297 करोड़ इसमें लगेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी: ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले यथासागर एवं टीकमगढ़ इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 61% की कटौती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। 27 सितंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का 4था संस्करण जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके विद्यमान परिवर्तन तथा समृद्ध प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर 2018-19 तथा वर्ष 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतों पर आधारित है। संदर्भ वर्ष रेफरेंस ईयर 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य घोषित किया गया है। शीर्ष 5 राज्य बड़े राज्य समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष 2019-20 है, तो इसमें यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। रैंक, राज्य और स्कोर। तो नंबर 1 पर केरल है और इसका स्कोर है 82.20। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है 72.42। तेलंगाना है तीसरे नंबर पर 69.96 और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, इसका स्कोर है 69.95 और पांचवे पे महाराष्ट्र है, इसका स्कोर है 69.14। वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान 19वां उत्तर प्रदेश, इसने स्कोर किया है 30.57 इसको प्राप्त हुआ है, जबकि 31 स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर है। जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं, वह आधार वर्ष के संदर्भ वर्ष से। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्नवत हैं: रेणुकाजी बांध परियोजना, लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सांवड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। रेणुकाजी बांध परियोजना, यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुकाजी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथिनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि रेणुकाजी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं 6 राज्यों अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में इस परियोजना को
राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। दूसरा है लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। इस परियोजना को सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रति वर्ष 58.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। इसके साथ ही प्रति वर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। तीसरी परियोजना है धौल सिद्ध परियोजना। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। इसे प्रति वर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। सांवड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी यमुना की सहायक पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 111 मिलियन वॉट है। इसे प्रति वर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। नेक्स्ट परियोजना है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता है 382 MW। इसे प्रति वर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सुशासन सूचकांक 2021-22। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों यथा पहला है अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2021-22 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। GGI 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र निम्नवत हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित शासन। संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। 5 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। संसद ने इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया है।
इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों यथा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। यह परियोजना 3 चरणों यथा चरण 1 पूर्व AIBP, चरण 2 AIBP तथा चरण 3 PMKSYNP में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में यह परियोजनाएं शामिल हैं। पहली है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावोनी बांध परियोजना, माझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। इन परियोजनाओं से इन क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज लाभान्वित होंगे। झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। 9 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर इसे तैयार किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों वहीवाक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 वहीवाक्स पीपुल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद MSDE, सनस्टोन एड यूनिवर्सिटी ASAP केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा भी सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं IT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष पर है। उच्चतम नियोजनीयता वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है महाराष्ट्र, इसका प्रतिशत है 66.1, उत्तर प्रदेश 65.2, केरल 64.2 और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है 63.8, कर्नाटक 59.3। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर हैं पुणे, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, कोलकाता और बेंगलुरु। इसका प्रतिशत यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुषों एवं 33% महिलाओं का योगदान रहा। वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता 47%, वर्ष 2021 में 41.2
25% तथा वर्ष 2022 में 51.44% दर्ज की गई। नेक्स्ट पॉइंट है केन बेतवा लिंक परियोजना। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के तहत जल आधिक्य केन नदी पर का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला स्थित, और यह छतरपुर कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश में है, स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रायोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं तो उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, और मध्य प्रदेश के हैं पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, बाकी जिले सभी मध्य प्रदेश के हैं। केन एवं बेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतरराज्यीय नदी है। इसका उद्गम स्थल है कटनी जिला, मध्य प्रदेश स्थित अहिरगांवन गांव। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 992 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। केन बेतवा का उद्गम स्थल रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के स्थित बारखेड़ा गांव है। नेक्स्ट यहाँ पर है भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। 21 दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ किया गया। मकरंद देउस्कर भोपाल के तथा हरि नारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर्स के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थों, जिलाबदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार इन्हें मिल जाता है। इसके अतिरिक्त CRPC की धारा 107, 116, 144, 145 का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं। पुलिस प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। यह है पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1900, विस अधिनियम 1919, पॉइजन एक्ट 1919 और चौथा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। नेक्स्ट गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। तो ये 4 जिले हैं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दिसंबर 2021 में NTPC लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्लूम एनर्जी के पूर्व स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की है। यह गठबंधन NTPC सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में है। यह स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना हेतु किया गया है। इसके तहत क्या होगा तो देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटर तथा हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा। 50
50 किलोवाट की ठोक ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी और यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट हम देखते हैं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का रास्ता तैयार हो गया है। इससे क्या होगा, तो बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को पारित किया गया था और 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह अधिनियम हो गया। यह अधिनियमित हो गया। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सकेगा। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों यथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान शामिल है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 क्या है, तो केंद्रीय जल उद्योग के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 के अनुसार भारत 5,745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। इनमें से अधिकतर बड़े बांध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में हैं। नेक्स्ट है पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो यह गांव है, फेमस है, देख लेते हैं। UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 नवंबर 2021 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया। UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में भौगोलिक यानी GI टैग प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली को भूदाम पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन UNWTO की एक पहल है और इसके अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रसिद्ध हैं। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ये 2 श्रेणियां हैं, उत्कृष्टता अवार्ड और सतत विकास हेतु विशेष पहचान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। MPI के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों तथा OPHI तथा UNDP के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों
कि उनके निष्पादन के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का ही है। राष्ट्रीय एमपीआई विकसित करने के अंतर मंत्रालयीय प्रयास को संस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने एमपीआई-सीसी का गठन किया है, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। प्रथम राष्ट्रीय एमपीआई बेसलाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इनमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल हैं। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता को भी जगह प्रदान की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। पहले स्थान पर है बिहार, यहाँ पे बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है तो बिहार है। झारखंड है दूसरे पर, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पर है मध्य प्रदेश, पांचवें पर मेघालय और यहाँ पर ये मेघालय ये दोनों पांचवें पर हैं। मेघालय और असम दोनों पांचवें स्थान पर हैं और पहले स्थान पर बिहार है। उत्तर प्रदेश का नंबर तीसरे पर आता है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नगर हवेली 27.36% में बहुआयामी गरीब जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुदुचेरी सबसे कम में है। उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है और उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर है 0.18। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक बहुआयामी वाले गरीबी जिले हैं यहाँ पर। पहले हम गरीब जिले देख लेते हैं तो यह है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा और यहाँ पर ये प्रतिशत दिया गया है। और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिला हैं तो जिसमें कम गरीब हैं वह है लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और झांसी। नेक्स्ट है एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। एसडीजी शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। इसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा 56 ULVs एवं 77 संकेतक के साथ शामिल है और ये 77 संकेतक 15 एसडीजी एवं 46 एसडीजी उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा VMZ के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, जबकि चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 उत्तर प्रदेश के शहरों की क्या स्थिति है तो यहाँ पे रैंक दी गई है। लखनऊ 36 रैंक पे है। यहाँ पे इस तरफ स्कोर दिया गया है, स्कोर आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मेरठ। लखनऊ की जो रैंक है वो 36 है, कानपुर की 38 है और सबसे यहाँ पे मेरठ है जो इसकी रैंक 55 है। नेक्स्ट है स्वर्ग सर्वेक्षण 2021। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा भी की गई है जिसका नाम प्रेरक दौड़ सम्मान है।
इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां होंगी: दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रांज, आरोही एस्पायरिंग। और यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 28 दिनों तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4,320 शहरों में संचालित किया गया। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह छठा संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे 91 गंगा नहरों को भी शामिल किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ पे लगातार 5वीं बार, यहाँ पे लिखा नहीं है, यह है इंदौर। सबसे इसे क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में तो पहले नंबर पर है इंदौर, मध्य प्रदेश का है। फिर आता है सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे, रायपुर, भोपाल, बड़ोदरा, विशाखापत्तनम और अहमदाबाद। यहाँ पे टॉप 10 में यूपी का कोई भी शहर शामिल नहीं है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 राज्यों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों का स्थान प्राप्त हुआ। ये हैं लखनऊ जो 12वें स्थान पर, और गाजियाबाद है 18वें स्थान पर। इस दोनों शहर ने अपनी जगह बनाई। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वां, आगरा उत्तर प्रदेश का 24वां, प्रयागराज 26वां, मेरठ उत्तर प्रदेश का 27वां तथा वाराणसी 30वां स्थान है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में वीटा, सांगली, महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार से है, तो यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य, 100 स्थानीय निकायों से कम। तो शीर्ष स्थान प्राप्त वाले राज्य हैं झारखंड, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य 100 स्थानीय निकायों से अधिक और इस तरफ कम है। तो इसमें है पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 6वां है। गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नदी के किनारे बसे शहर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः मुंगेर बिहार, पटना बिहार, कानपुर उत्तर प्रदेश शामिल रहे। 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज प्रथम स्थान तथा बिजनौर दूसरे स्थान पर है। नई प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों यथा तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ एवं वाराणसी सहित कुल 151 शहर शामिल हैं। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा की गई। कुल 9 शहरों यथा इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा तथा पाटन को 5 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती क्या है? तो नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को प्रथम, जबकि नवी मुंबई महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वप्रथम राज्य है और 1 रैंक घोषित किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने करबल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेस वे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है।
ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई थी। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है, यानी कि 241 किलोमीटर लगभग है। इसके साथ ही यह वर्तमान में परिचालित देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन गया है। यह एक्सप्रेस वे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चंदसराय गांव से प्रारंभ होता है, जबकि गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। स्पष्ट है कि यह एक्सप्रेस वे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेस वे के मार्ग में आने वाले 9 जिले हैं: लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। यह 6 लेन की एक्सप्रेस वे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन परिस्थितियों में लैंड कर सकेंगे और यहां से उड़ान भर सकेंगे। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य हो गया है। उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेस वे मथुरा के निकट है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उन्नाव के निकट पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में जान लेते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। तो ये गंगा एक्सप्रेस वे है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। और गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो यह है 593.943 और यह लगभग 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेस वे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिजौली गांव NH 334 से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूटापुर दांडो गांव पर जाके समाप्त होगा और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके निर्माण की नोडल एजेंसी है। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 12 जिले यथा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की अनुमानित लागत 36,200 करोड़ रुपए भूमि लागत सहित है। पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के साथ एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।